1962 में यह सरकारी विज्ञापन आया था और यह विज्ञापन हमने आज आपको इसलिए दिखाया क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इस देश की रक्षा के लिए अपना सारा सोना समर्पित कर दिया था, अपना खुद का मंगल सूत्र भी दे दिया था। और यह बात उनकी सही भी है। यह बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश के लोगों का पैसा, महिलाओं का सोना और महिलाओं का मंगल सूत्र भी घुसपैठियों में बांटना चाहती है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो मंगलसूत्र एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है और प्रधानमंत्री मोदी देश की हिंदू महिलाओं को कह रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र खतरे में है। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि इस मंगलसूत्र का एक बहुत बड़ा कनेक्शन वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से भी है, जिसका आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई हिसाब किताब नहीं दिया। यानी सरकार एक बार पहले भी देश की महिलाओं का मंगलसूत्र ले चुकी है। आज सबसे पहले हमने आपको जो सरकारी विज्ञापन दिखाया, यह वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच, जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान यह विज्ञापन प्रसारित किया गया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने यह वादा किया था कि अगर भारत के लोग अपना पैसा, सोना, यहां तक कि गर्म कपड़े भी भारतीय सेना के लिए दान करेंगे तो भारत चीन के खिलाफ यह युद्ध जीत जाएगा। भारत को, भारत की सेना को, भारत के सैनिकों को इससे बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि उस समय भारत सरकार के पास पैसे की कमी थी। आप देख सकते हैं कि इस विज्ञापन के आखिर में महिलाओं के मंगलसूत्र और दूसरे गहनों से विक्ट्री और विजय लिखा गया था। अंग्रेजी में विक्ट्री और हिंदी में विजय लिखा गया था। और यह जो लिखा गया है, किस चीज से लिखा है? महिलाओं के जो गहने हैं उनसे जोड़कर ये विक्ट्री और विजय शब्द लिखा गया है। और इसका मतलब क्या है कि महिलाएं जब अपना सोना, चांदी, स्त्री धन या फिर अपना मंगलसूत्र देंगी, उससे भारत को चीन के खिलाफ ये विजय मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। लेकिन हकीकत में यह सरकारी विज्ञापन लोगों को एक तरीके से गुमराह करने वाला था। और इस युद्ध में भारत चीन से हार गया और चीन ने लद्दाख में हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। प्रियंका गांधी वाड्रा की यह बात सही है कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1962 के युद्ध में अपना मंगलसूत्र और दूसरे गहने नेशनल डिफेंस फंड में दान में दे दिए थे। और यह बात है नवंबर 1962 की, जिसकी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आज हमने आपके लिए खास तौर पर निकाली हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, जब इंदिरा गांधी ने अपने गहने नेशनल डिफेंस फंड में दान कर दिए थे ताकि ये भारतीय सेना के काम आ सकें ये पैसा, और हम ठीक से चीन के साथ युद्ध कर सकें और हम जीतें। क्योंकि सरकार ने तब कहा था कि हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उस समय कुल मिलाकर 336 ग्राम सोना, जिसमें उनका मंगलसूत्र भी था, सरकार को युद्ध लड़ने के लिए दान में दे दिया था। और इंदिरा गांधी की इन तस्वीरों को देखने के बाद देश की महिलाओं में अपने गहने और मंगलसूत्र सरकार को दान में देने के लिए बाढ़ सी लग गई थी और बड़ी संख्या में देश की महिलाएं बाहर निकली थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस समय महिलाएं सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग केंद्रों पर जाकर अपने हाथों से अपने कंगन और गले से मंगलसूत्र और दूसरे गहने उतार कर दान में दे रही थीं, कुछ इस तरीके से जैसे आप अभी इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये 1962 की तस्वीरें हैं। देखिए, महिलाएं अपने हाथों की चूड़ियां, कंगन, यहां तक कि अपना मंगलसूत्र और अपने गहने सरकारी केंद्रों पर जाकर दे रही थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी यही कहती थी कि वो इस सोने और पैसे से चीन की सेना को हरा देगी। और यह बात सुनकर लोग दान देने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होते थे। और आप जानते हैं, हमारे देश में लोग राष्ट्रभक्त हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, चाहे कैसे भी कर पाएं। और हमारे देश की महिलाएं और पुरुष
उस समय भी पीछे नहीं हटे थे। जिसके पास जितना पैसा था उन्होंने पैसा दिया, जिस महिला के पास सोना चांदी था उन्होंने सोना चांदी दिया, गहने दिए। और आपको यकीन नहीं होगा कि नेशनल डिफेंस फंड बनने के सिर्फ कुछ दिनों के अंदर 28 नवंबर 1962 तक सरकार को देश के लोगों से 8 करोड़ रुपए कैश और 252 किलोग्राम सोना और सोने के सिक्के दान में मिल चुके थे। 252 किलोग्राम सोना और 8 करोड़ रुपया देश के लोगों ने तब सरकार को दे दिया, यह कहते हुए कि यह भारतीय सेना के काम आएगा और आप युद्ध लड़िए अच्छे से और चीन को हरा दीजिए। और उस समय के हिसाब से अगर आप देखें 1962 के हिसाब से तो यह बहुत बड़ी रकम मानी जाएगी। एक तुलना करके देखिए, उसी साल 1962 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे। जैसे आज अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे ही 1962 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और पूरे चुनाव पर लोकसभा के 7 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा आया था। 7 करोड़ 20 लाख रुपए में पूरा लोकसभा चुनाव हो गया था 1962 में, जबकि युद्ध के दौरान भारत के लोगों ने कुछ ही दिनों में 8 करोड़ रुपया सरकार को दान में दे दिया था। इसका मतलब जितना पैसा लोकसभा चुनाव में खर्च होता था पूरे देश के चुनाव कराने में, उससे कहीं ज्यादा पैसा लोगों ने सरकार को दान में दे दिया। और जो 250 किलोग्राम सोना सरकार को दान में मिला था, अगर आज के हिसाब से उसकी कीमत निकाली जाए तो आज उसकी कीमत होगी लगभग 185 करोड़ रुपए। 185 करोड़ रुपए का सोना और 8 करोड़ रुपया। नेहरू की सरकार ने लोगों से यह सारा पैसा और सोना चीन के खिलाफ युद्ध में सेना को अच्छे हथियार उपलब्ध कराने के लिए, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लिया था और तब कहा था कि अगर देश के लोग सेना की मदद के लिए आगे आएंगे तो भारत चीन से यह युद्ध जीत जाएगा। लेकिन हकीकत में भारत दुर्भाग्य से यह युद्ध हार गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी देश को यह नहीं बताया कि उसने इन पैसों का और इतने 250 किलोग्राम सोने का क्या किया। उस समय कई बार यह मांग उठी कि नेहरू सरकार को नेशनल डिफेंस फंड में मिले दान का हिसाब किताब देश को देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की किसी भी सरकार में इस जानकारी को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। और सोचिए यह भी कितना विरोधाभास है कि जो कांग्रेस आज पीएम केयर्स फंड में मिले दान को लेकर अक्सर सवाल उठाती रहती है कि हमें बताइए कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया और यह कहां खर्च हुआ, और चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे को वसूली रैकेट और घोटाला बताती है, उसी कांग्रेस ने आज तक देश को यह कभी नहीं बताया कि उसने 1962 के युद्ध में देश के लोगों से जो पैसा और सोना दान में लिया था उसका उसने क्या किया, कितना पैसा कहां खर्च हुआ, कितना बच गया, क्योंकि देश की महिलाओं को उनका ये सोना और चांदी, उनका ये मंगलसूत्र दोबारा वापस नहीं मिला। और सोचिए कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की इतनी तारीफ करती है, जबकि सच यह है कि उस समय सरकार इतनी भी सक्षम नहीं थी कि वो भारतीय सेना को जरूरी मदद और हथियार भी दे पाती। और सरकार को युद्ध शुरू होते ही लोगों से मदद मांगनी पड़ी और बाद में इस मदद का भी सरकार ने कोई हिसाब किताब इस देश के लोगों को नहीं दिया। वर्ष 1962 के बाद वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी कांग्रेस ने सेना की मदद के लिए लोगों से ऐसे ही पैसा और सोना दान में देने की अपील की और बाद में इस दान का भी कांग्रेस ने कभी कोई हिसाब नहीं दिया। और उस जमाने में मुसलमानों को खुश करने के लिए एक फेक न्यूज भी लोगों ने फैलाई थी कि हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सेना को 5000 किलोग्राम सोना दान में दे दिया है और इसकी घोषणा उन्होंने खुद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात करने के बाद की है। और ये एक ऐसी फेक न्यूज है जिस पर आज भी बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, जबकि वर्ष 1918 की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि हैदराबाद के आखिरी निजाम ने 5000 नहीं बल्कि 425 किलोग्राम सोना सरकार को तब दिया था, 5000 नहीं दिया था। और यह सोना भी उन्होंने दान में नहीं बल्कि गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश किया था। सरकार के गोल्ड बॉन्ड्स में उन्होंने निवेश किया था, दान नहीं दिया था। और इस निवेश पर उन्हें 6.5% की दर से ब्याज मिलना था। लेकिन देश में यह झूठ फैला दिया गया कि हैदराबाद के निजाम भारत से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भारत की सेना को इतना सोना दान में दे दिया। हालांकि मीर उस्मान अली खान के पोते
नजफ अली खान आज भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने 5000 किलोग्राम सोना ही तब दान में दिया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी बात यह है कि जिस मंगलसूत्र का कनेक्शन 1962 के युद्ध से है, वही मंगलसूत्र अब 2024 में लोकसभा चुनाव में ट्रेंड कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा बन गया है और यह इन चुनावों में इस बार का सबसे बड़ा एम फैक्टर बनता जा रहा है। एम मतलब मंगलसूत्र, जिस पर लगातार राजनीतिक संघर्ष हो रहा है। और अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फिर से इस पर एक बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी है। लोगों का पैसा, सोना और महिलाओं का मंगलसूत्र बांटने के आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी दिलचस्पी जातियों में नहीं बल्कि न्याय में है और वो जातिगत जनगणना के जरिए देश का एक्सरे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इससे असली समस्या के बारे में पता चलेगा। और उनका कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से प्रधानमंत्री मोदी की घबराहट बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस सरकार में आते ही सबसे पहले यही जातिगत जनगणना कराएगी और जरूर कराएगी। यानी राहुल गांधी अपने किसी भी स्टेटमेंट से, किसी भी वादे से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं इस पर अड़िग हूं। पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए। 95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में। एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। सारी की सारी कंपनियों के लिस्ट में 90% से एक मालिक है ही नहीं। तो जहां भी देखो, मीडिया में देखो, प्राइवेट अस्पतालों को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, जुडिशियल सिस्टम को देखो, जहां भी देखो कोई है ही नहीं वहां पे। 90% का कोई है ही नहीं। अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं, भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सारे के सारे।
जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, अगर आप ये बात मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी मिल जाएंगे। और अमीरों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। 90% लोगों को यह बात समझ आ गई है। शायद वो आज कह नहीं रहे हैं, खुलकर कह नहीं रहे हैं, मगर उनको बात समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान के जुडिशरी में उनकी कोई जगह नहीं है। और देश 90% उनका है। तो इसको रोका नहीं जा सकता है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, पहला काम जाति जनगणना होगा। राम मंदिर बन गया और उसमें हमारा एक आदमी नहीं दिखा। पार्लियामेंट नया खुल गया, बड़ी पूजा हुई, नरेंद्र मोदी बैठे, मगर हमारा एक आदमी उसमें नहीं दिखा। दलित, आदिवासी, ये तो कह रहे हैं आदिवासी राष्ट्रपति है हिंदुस्तान में। मतलब ये कौन सी भागीदारी है? हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है, नया पार्लियामेंट बन रहा है, हेड ऑफ स्टेट का काम उस पार्लियामेंट को खोलने का है। हेड ऑफ स्टेट को परे कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस देश में 55 साल तक कांग्रेस की सरकारें रहीं। आप खुद सोचिए कि हमने कब किसी से किसी का मंगलसूत्र ले लिया, कब लोगों का सोना चांदी ले लिया, कब लोगों का पैसा ले लिया। तो ये तो हमने आपको बताया कि 1962 में जरूर सोना चांदी लिया गया था। इंदिरा गांधी ने खुद अपना भी मंगलसूत्र दे दिया था। लेकिन एक सर्वे राहुल गांधी को कराना चाहिए उन 55 वर्षों का, और यह देखना चाहिए कि उन 55 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार भारत में थी, तब देश के मीडिया में कितने ओबीसी लोग बड़े बड़े पदों पर थे, देश की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में सीनियर मैनेजमेंट में कितने ओबीसी थे, देश के न्यायपालिका में कितने ओबीसी थे। उस सर्वे में उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उस समय आईएएस में, सिविल सर्विसेज में कितने मुसलमान थे। और उन 55 वर्षों पर एक सर्वे निकालकर एक रिपोर्ट जरूर उस पर तैयार होनी चाहिए कि 55 वर्षों में अगर कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि देश के बड़े बड़े पदों पर ओबीसी के लोग हों, पिछड़ी वर्ग के लोग हों, पिछड़ी जातियों के लोग हों, तो फिर अब वो क्या कर लेंगे। और उनकी सरकार 2014 तक इस देश में थी, लेकिन अचानक अब वो हर घर का और हर परिवार का एक्सरे करना चाहते हैं। अब ये एक्सरे का जो आइडिया है, ये राहुल गांधी को लगता है कि ये वेरी गुड आइडिया है, बीजेपी को लगता है ये बैड आइडिया है। अब गलती और मास्टर स्ट्रोक में बहुत छोटा सा फर्क होता है। 4 जून को यह पता चलेगा कि राहुल गांधी ने यह गलती की है इस मुद्दे को उठाकर, या ये मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती की है और इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा, और इस चुनाव में बीजेपी असल में कांग्रेस की गलतियों का ही सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है। कांग्रेस को ऐसा लगता है, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि यह गलती नहीं है, ये मास्टर स्ट्रोक है। तो अब आप देखिए, अगर हम मैच जीत जाते हैं तो कोई भी नया प्रयोग होता है तो हम कहते हैं ये मास्टर स्ट्रोक है, और अगर उस प्रयोग की वजह से मैच हार जाते हैं तो कहते हैं ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, ये बहुत बड़ी गलती थी।
और देश के लोग बेसब्री से 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, जब यह पता चलेगा कि राहुल गांधी ने ये जो एक्सरे वाला बयान दिया है कि हम हर परिवार का एक्सरे करवाएंगे, हर घर का एक्सरे करवाएंगे, देखेंगे किसके पास कितना पैसा है, ये मास्टर स्ट्रोक होगा या उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। लेकिन यह सर्वे तो 55 साल का कराना चाहिए कि कांग्रेस के शासन में कितने ओबीसी उस समय बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उसकी भी एक लिस्ट कांग्रेस के नेताओं को निकालनी चाहिए कि जब हम 55 वर्ष हम सरकार में थे तब इतने बड़े बड़े पदों पर ओबीसी और पिछड़ी जाति के लोग थे, सरकारी नौकरियों में इतने बड़े बड़े पदों पर भी वो लोग पहुंचे, और फिर आगे की बात करनी चाहिए।